रियल हिस्ट्री ऑफ सुल्तान जलालुद्दीन पार्ट 4 में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खलीफा अबू नसर मोहम्मद ने सुल्तान के साथ क्या सलूक किया, सुल्तान ने शलू और ऐवानी की चालों को कैसे बेनकाब किया और तफलीस शहर कैसे फतह हुआ। इन सब सवालात के जवाबात को जानने से पहले नए आने वाली नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन, खलीफा नासिर के वली ओहद अबू नसर मोहम्मद अपने नजरियात में अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो ज़ाहिर बी अमरिल्ला के लक़ब के साथ इक़्तिदार पजीर हुए और उन्होंने अदल व इंसाफ के साथ हुकूमत की। सुल्तान जलालुद्दीन तबरेज़ में मुकीम थे कि नए खलीफा की जानिब से मशहूर सूफी नजमुद्दीन राजी और रुकनुद्दीन बिन अताफ सफीर बनकर उनके पास हाजिर हुए और खलीफा नासिर के इंतकाल और खलीफा ज़ाहिर बी अमरिल्ला के इक़्तिदार संभालने की इतला दी और साथ ही उन्होंने दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात बेहतर बनाने की पेशकश की। सुल्तान ने काजी मजीरुद्दीन को एक खिलत फाखरा देकर दरबार खिलाफत के साथ अच्छे ताल्लुकात की जदीद के लिए रवाना कर दिया। सुल्तान की गर्जिस्तान की मुहिम अभी तक अधूरी थी। वो चंद मसाइल हल करने के लिए आर्जी तौर पर तबरेज में ठहरे हुए थे। यहाँ से फारिग होते ही नई तैयारियों के साथ जिलहज 622 हिजरी दिसंबर 1225 ईस्वी में उन्होंने फिर गर्जिस्तान का रुख किया। उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर गर्जियों ने किपचाक और लिकिस के कबाइल को अपने साथ मिलाकर बड़े पैमाने पर जंग के लिए भरपूर इंतजामात कर लिए थे। मुहर्रम 623 हिजरी और जनवरी 1226 ईस्वी में सुल्तान गर्जिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए और उस वक्त सख्त सर्दी के दिन थे, जिससे सुल्तान जलालुद्दीन दरियाए उर्स के किनारे पहुंचते ही इस कदर सख्त बीमार पड़ गए कि उनका चलना फिरना मुश्किल सा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने मौसम सरमा वहीं गुजारने का फैसला किया। शलू, इवानी और दीगर गर्जी उमरा जो गुज़िश्ता मार्के में सुल्तान के साथ मिल चुके थे और सुल्तान की नजरों में एक काबिल कदर मकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर सुल्तान की ताकत को मुकम्मल तौर पर फना करने के लिए किसी मौका की तलाश में थे कि बिलाखिर उन्होंने एक मंसूबा तरतीब दिया और एक दिन मौका पाकर अपनी मलका को खुफिया पैगाम के जरिए अपने मंसूबे से आगाह किया कि वो मुसलमान फौज की रहनुमाई करते हुए उन्हें दौराए मारकब के रास्ते से रवाना करेंगे, लिहाजा वो इस मकाम पर जंगजुओं के दस्ते भेजते हैं। नाज़रीन, सुल्तान जलालुद्दीन इस साजिश से बिल्कुल लाइलम थे, मगर सुल्तान जलालुद्दीन का एलची मलिक तश्तदार इन दिनों तफलीस में गर्जियों की मलका से मुज़ाकरात कर रहा था। उसने गर्जियों के एक दरबारी कशीश के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए ताकि कोई भी राज उससे जान सके। एक दिन मलिक तश्तदार और कशीश के दरमियान बातों बातों में अपने अपने लश्करों की कुव्वत का तज़किरा शुरू हो गया। कशीश ने उन्हीं बातों के दरमियान किसी तरह शलू, इवानी और दीगर उमरा का राज फाश कर दिया और मलिक तश्तदार ने यह सुनकर फौरन कशीश को कत्ल कर दिया और बिला ताखिर घोड़े पर सवार होकर सुल्तान जलालुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा मामला बयान कर दिया। सुल्तान ने यह सुनते ही शलू, इवानी और दीगर ज़ेरे हिरासत 40 गर्जी उमरा को तलब किया और इस बात की तस्दीक करने के लिए उन्होंने गर्जी उमरा से कुछ सवालात किए और तफलीस पर हमले के मुतालिक मशवरा मांगा। गर्जी उमरा ने अपने मंसूबे के तहत सुल्तान को तफलीस की फतह के लिए दराए मारकब के रास्ते का इंतखाब करने की तलकीन की, जहां उन्होंने घात लगाकर सुल्तान जलालुद्दीन पर हमला करने की हिकमत अमली तय की हुई थी। मलिक तश्तदार की इतला की तस्दीक होने के बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने शलू को मौत के घाट उतार दिया और दूसरे गर्जी उमरा को भी सुल्तान के हुक्म के मुताबिक कत्ल कर दिया। इसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने फौरन 10,000 घुड़सवारों का लश्कर लिया और दुश्मन के मोर्चों की तरफ रवाना हुए। सुल्तान ने सुबह होते ही दुश्मनों पर हमला कर दिया और गर्जी सिपाहियों की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ से सुल्तान की फौज ने पहले शहर लोरी और फिर अली आबाद की तरफ पेश कदमी की और ये दोनों मकामात बगैर किसी मज़ाहिमत के फतह हो गए।
नाजरीन, सुल्तान अब तफलीस शहर को फतह किए बगैर वापस नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने माह मुहर्रम के बाकी अयाम और सफर का पूरा महीना इसी जगह रुककर अपनी ताकत को नए सिरे से मुस्तहकम किया। इस दौरान सुल्तान ने कई मार्कों में गर्जियों को शिकस्त दी, जिसकी वजह से गर्जी सुल्तान से डरने लगे। सुल्तान ने चुन चुन कर गर्जियों को खत्म किया और जब सुल्तान को यकीन हो गया कि गर्जियों और उनके इत्तेहादियों की वही कुव्वत बाकी रह गई है जो तफलीस की फसीलों की पनाह में है, तो उन्होंने साजो सामान एक महफूज मकाम पर छोड़कर अपने लश्कर के साथ आगे पेश कदमी की। तफलीस से कुछ फासले पर सुल्तान ने अपने लश्कर को कई हिस्सों में तकसीम करके जगह जगह घात में बिठा दिया और सिर्फ 3000 के करीब सिपाही अपने साथ आगे बढ़ने दिए। इस इंतजाम के बाद सुल्तान खुद आगे बढ़े और तफलीस की फसील के सामने जाकर रुक गए। सुल्तान और उनके लश्कर की कम तादाद को देखकर बहुत से गर्जी और उनके इत्तेहादी फौज शहर से बाहर निकलने लगे। सुल्तान जलालुद्दीन ने हमला आवरों को अपनी तरफ आते देखकर पसपाई शुरू कर दी। गर्जी सुल्तान के ताक़ुब में बढ़ते रहे और सुल्तान अपने तयशुदा मंसूबे के मुताबिक उन्हें घात के मकाम तक लाने में कामयाब हुए। जब गर्जियों का लश्कर मुकम्मल तौर पर उनकी जद में आ गया तो घात में बैठे सिपाहियों ने हमला कर दिया। इस अचानक हमले से गर्जी बेहद घबरा चुके थे और ऐसे में सुल्तान जलालुद्दीन भी सामने से रास्ता रोक चुके थे। गर्जियों ने इस अफरा तफरी में शहर की फजील का रुख किया और मुसलमान जांबाज भी उनके ताक़ुब में आगे बढ़ते रहे। जब गर्जी शहर के दरवाजे खुलवा कर शहर में दाखिल होने लगे तो मुसलमान सिपाही भी इस भगदड़ में उनके साथ शहर में दाखिल हुए। तफलीस के महकूम मुसलमानों ने फातेह लश्कर के हक में नारे लगाकर इस्तकबाल किया। आखिरी लम्हात में तफलीस के किले के मुहाफिजीन ने अपनी शिकस्त यकीनी होते देखकर शाही खजाना दरिया में गर्क कर दिया। मौरखीन के मुताबिक इस अजीमुशान मार्के में तफलीस के मकतूल गर्जियों की तादाद 1 लाख के करीब थी। तफलीस की आबादी में सिर्फ वही लोग जिंदा बचे जो या तो पहले से मुसलमान थे या फिर तफलीस की फतह के बाद इस्लाम कबूल कर चुके थे। नाजरीन, ये वाक़या 8 रबीउल अव्वल 623 हिजरी 8 मार्च 1226 ईस्वी का है, जब सुल्तान जलालुद्दीन गर्जिस्तान में अपनी फतुहात के झंडे गाड़ रहे थे तो अब्बासी खलीफा जाहिर सुल्तान से अचानक खफा हो गए और उन्होंने सुल्तान के हलीफ अल मुल्कुल मुअज़्ज़म को भी उनकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाने का हुक्म दिया, जिस पर अल मुल्कुल मुअज़्ज़म ने अमल किया और अल मुल्कुल अशरफ से इत्तेहाद कर लिया। इस मुआहिदे में उनका तीसरा भाई अल मुल्कुल कामिल भी शामिल हो गया और इस तरह ये सब भाई सुल्तान जलालुद्दीन के खिलाफ उठ खड़े हुए। तफलीस की फतह के दिनों में किरमान के हाकिम बुराक हाजिब ने मौका पाकर सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी और चंगेज खान को सुल्तान जलालुद्दीन की फतुहात और उनके ना रोकने के नुकसानात के बारे में आगाह किया। इराक के गवर्नर ने सुल्तान बुराक को इन बगावतों की खबर दी, जिसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन ने 623 हिजरी में निहायत बर्क रफ्तारी के साथ किरमान का रुख किया। सुल्तान के किरमान पहुंचते ही बुराक बेहद घबरा गया और मुआफी की दरख्वास्त की, जिसे सुल्तान ने माफ कर दिया। नाजरीन, माह रमजान में सुल्तान जलालुद्दीन ने फिर गर्जिस्तान का रुख किया। शवाल के चंद दिन गुजरने के बाद सुल्तान ने अपनी फौज को मुहासरे पर छोड़ दिया और तफलीस जाकर एक और फौजी दस्ते को अपने साथ ले लिया और कोहिस्तान के बिग की तरफ कूच किया। वहाँ सुल्तान ने गर्जियों की जमा होती हुई नई कुव्वत पर अचानक हमला करके उन्हें शिकस्त दी। इसके बाद सुल्तान ने शहर गीजा में पड़ाव डाला। फरवरी 1227 ईस्वी में गर्जियों ने तफलीस पर हमला कर दिया और उसे तबाह बर्बाद करके वापस लौट गए। सुल्तान को जब ये खबर मौसूल हुई तो वो फौरन तफलीस की तरफ रवाना हुए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गर्जी शहर को सख्त नुकसान पहुंचाकर जा चुके थे। इसके बाद सुल्तान को मौकान में ये खबर मिली कि गर्जियों की मलका और 40,000 सिपाही उनकी तरफ पेश कदमी कर रहे हैं।
تو سلطان کچھ کر کے بحیرہ بطاخ کے کنارے پہنچے اور یہاں ان دونوں لشکروں میں جنگ ہوئی، جس میں سلطان جلال الدین کو فتح نصیب ہوئی اور گرجی شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ ایسے میں ان کے بہت سے سپاہی سلطان کی قید میں آ گئے، جنہیں سلطان نے اسی وقت قتل کر دیا۔ ناظرین، اور خان نیشا پوری کی بہادری کے باعث سلطان نے گھینجا اور اس کے گرد نواح کے بعض علاقے اس کی تحویل میں دے دیے۔ یہ علاقے باطنی حکومت کی سرحدوں سے ملتے تھے۔ انہی دنوں باطنیوں کی فتنہ انگیزیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں۔ جب سلطنت خوارزم تباہ ہوئی تو اس وقت باطنیوں نے موقع پا کر خوارزمی حکومت کے علاقے دامغان پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے باطنیوں اور خوارزمیوں کے درمیان کافی کشیدگی پیدا ہو چکی تھی، اور خان نیشا پوری کا ایک افسر باطنیوں کے فتنوں سے تنگ آ کر ان کے علاقے میں داخل ہو گیا اور کچھ باطنیوں کا قتل کر کے واپس لوٹ گیا۔ باطنیوں کے نئے پیشوا علاء الدین محمد ثالث نے اس واقعے کی خبر سن کر اپنے سفیر کو سلطان جلال الدین کے پاس بھیجا، جس نے سلطان کو دھمکیاں دیں، اور خان نے بھی اس باطنی کی ہر بات کا منہ توڑ جواب دیا۔ باطنی سفیر نے واپس جا کر اپنے پیشوا کو سارا ماجرا سنا دیا، جس کے بعد انہوں نے اپنے فدائیوں کے ذریعے اور خان کو قتل کرا دیا اور دوبارہ اپنے ایک سفیر کو مذاکرات کے لیے بھیج دیا۔ ناظرین، سلطان جلال الدین کو اپنے قابل اعتماد ساتھی اور خان نیشا پوری کی شہادت کا بے حد دکھ ہوا، جس کی وجہ سے سلطان نے دامغان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم شرف الملک باطنیوں سے بے حد خوفزدہ تھا، اس لیے اس نے سلطان کی بات کو نظر انداز کر دیا اور دامغان پر باطنیوں کا قبضہ رہنے دیا، مگر اس شرط پر کہ باطنی ہر سال خوارزمی سلطنت کو 30,000 دینار ادا کیا کریں گے۔ وزیر اعظم نے اس سفیر کی خوب خدمت کی، جس کے عوض اس نے محل کے خدمت گاروں میں موجود اپنے فدائیوں کی نشاندہی کی۔ سفیر کے واپس جانے کے بعد سلطان کو ان کے جاسوسوں نے وزیر اعظم اور باطنی سفیر کے درمیان ہونے والے معاہدے اور دیگر امور کے بارے میں آگاہ کیا، جس کے بعد سلطان جلال الدین کے حکم کے مطابق ان فدائیوں کو زندہ جلا دیا گیا اور سلطان نے باطنیوں کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ ناظرین، سلطان قلعہ الموت بھی فتح کر لیتے، لیکن انہیں جنوب مشرق سے منگولوں کی آمد کی خبر ہوئی، جس کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکے اور انہیں واپس جانا پڑا۔ وہاں سے سلطان نے رے کا رخ کیا اور منگولوں سے جنگ کی، اور ایک خونریز معرکے کے بعد آخرکار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور اسی دوران انہیں یہ اطلاع ملی کہ منگولوں کا ایک اور لشکر رے کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، لیکن کافی عرصہ انتظار کرنے کے بعد بھی منگولوں کا لشکر سلطان سے مقابلے کے لیے نہ پہنچا۔ ناظرین، اس کی مین وجہ چنگیز خان کی موت تھی، جو کہ 18 اگست 1227 عیسوی میں ہوئی تھی، اور اس کے بیٹے اوکتائی خان کو اس کا جانشین مقرر کر دیا گیا۔ 1228 عیسوی میں الملک المعظم کا بھی انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد ان کا بیٹا ملک الناصر داؤد تخت نشین ہوا۔ سن 1228 عیسوی 625 ہجری میں سلطان اور منگولوں کے درمیان ایک اور خونریز معرکہ ہوا، مگر اس معرکے میں منگولوں کی تعداد دیگر معرکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ سلطان کو مجبوراً اصفہان کا رخ کرنا پڑا۔ اصفہان پہنچ کر سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ منگولوں کا لشکر اصفہان کا رخ کر رہا ہے، جس کے بعد سلطان نے فوراً جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ناظرین، 22 اگست 1228 عیسوی میں جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کے آغاز میں ہی سلطان کا بھائی غیاث الدین اپنے امراء اور افسران سمیت میدان جنگ سے فرار ہو چکا تھا، مگر سلطان کے سپاہیوں نے جنگ جاری رکھی اور کافی دیر تک لڑتے رہے۔ منگولوں کے لشکر نے شکست کو قریب دیکھتے ہوئے پسپائی اختیار کی، لیکن خوارزمی لشکر ان کے تعاقب میں آگے بڑھتا گیا۔ بعد میں اندھیرا ہونے کے باعث سلطان کے لشکر پر منگولوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے اکثر خوارزمی سپاہی بھی فرار ہونے لگے اور ان کے باقی ساتھیوں کی تعداد صرف 14 رہ گئی۔
नाज़रीन, सुल्तान के गिर्द मंगोल घेरा तंग करने ही लगे थे, मगर वो अल्लाह की मदद से दुश्मनों का घेरा तोड़ने में कामयाब हो गए। इस मार्के में सुल्तान के बहुत से काबिल एतमाद साथी भी शहीद हो चुके थे। इसके बाद कई दिन तक सुल्तान का कुछ पता न चल सका। लोगों का ये ख्याल था कि सुल्तान इस मार्के में शहीद हो गए या फिर दुश्मन के कब्जे में आ गए हैं। सुल्तान जलालुद्दीन ने कुछ दिन लोरिस्तान के पहाड़ों में कयाम किया और फिर अस्फहान में वापस लौट आए और मंगोलों से दोबारा मुकाबला किया, जिसमें सुल्तान को फतह नसीब हुई। सुल्तान अब तक किफकास के पहाड़ से लेकर दरियाई सिंध के साहिली इलाकों तक एक फसी और अरीज मुमलिकत कायम कर चुके थे। नाज़रीन, इसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन और सल्जुकी सुल्तान अलाउद्दीन के बाद के ताल्लुकात कशीदा होने लगे, जिसकी बहुत सी वजूहात थीं, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह सुल्तान के वजीर आजम शरफुल मुल्क की गद्दारी और बदजुबानी थी। वो सुल्तान अलाउद्दीन के सफीरों को धमकियां देता और उनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता था। सुल्तान अलाउद्दीन को जब उसकी खबर हुई तो उन्होंने सुल्तान जलालुद्दीन से इत्तेहाद तोड़ दिया और अल मुल्कुल अशरफ के साथ इत्तेहाद कर लिया। सुल्तान जलालुद्दीन के बहुत से सिपाही और उमरा में से बहुत से लोग अब सुल्तान जलालुद्दीन से गद्दारी करने लगे। इन्हीं में से एक सुल्तान जलालुद्दीन का वजीर आजम शरफुल मुल्क भी शामिल था। उसने सल्तनत को तबाह करने में कोई कसर ना छोड़ी। नाज़रीन, सुल्तान जलालुद्दीन जब मलाज़किर्द के मुहासरे में मसरूफ थे तो उनके इत्तेहादी रुकनुद्दीन अर्जन अल रूमी ने उन्हें ये इतला दी कि सलाजिकाए रूम और हुकाम शामुल जजीरा जबरदस्त अस्करी तैयारियों के साथ उनके खिलाफ यलगार कर रहे हैं। इन्हीं दिनों सुल्तान जलालुद्दीन की तबीयत बेहद खराब हो गई और बीमारी इस कदर शदीद हो गई कि तबीब बिल्कुल मायूस हो चुके थे। कुछ दिन बाद सुल्तान को बीमारी से कुछ आफाका हुआ और साथ ही सलाजिकाए रोम के लश्कर की आमद की खबर हुई तो सुल्तान अपने इत्तेहादी रुकनुद्दीन अर्जन अल रूमी और 20,000 सिपाहियों को साथ लेकर निहायत तेजी से सफर करते रहे और यासी चमन जा पहुँचे। नाज़रीन, सुल्तान की तबीयत पहले से ही नासाज थी, लिहाजा तेज सफर की वजह से बीमारी ने बढ़ते बढ़ते इतनी शिद्दत इख्तियार कर ली कि सुल्तान घोड़े पर सवार होने के काबिल ना रहे। दुश्मन के करीब आने की इतला मिलने पर सुल्तान जलालुद्दीन ने अतर खान को 2000 सिपाहियों का दस्ता देकर आगे भेज दिया और दूसरी तरफ सल्जुकी फौज के 6000 सिपाही अमीर मुबारिजुद्दीन की क़यादत में खत्तात की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि सुल्तान जलालुद्दीन की फौज अभी तक खिलात में मौजूद है। ख्वारिज़मी सिपाहियों ने उनकी इस बेखबरी से फायदा उठाकर रात की तारीकी में उनका घेराव कर लिया और सुबह होते ही उन पर अचानक हमला कर दिया। एक शदीद लड़ाई के बाद 200 सिपाही कत्ल और बहुत से कैद हो गए। 3 रोज तक ख्वारिज़मी और सल्जुकी लश्कर के सिपाहियों में खूनरेज झड़पें होती रहीं। 27 रमजान को शाम अल जजीरा और मिस्र का इत्तेहादी लश्कर पेश कदमी करके ख्वारिज़मी लश्कर के बहुत करीब आ चुका था और एक सख्त मारका शुरू हुआ जो रात तक जारी रहा। दोनों लश्कर अपनी तमाम तर कुव्वत के साथ आमने सामने होकर सफ बंदी करने लगे। जब जंग शुरू हुई तो सुल्तान जलालुद्दीन बीमारी के बाइस फौज की सही तरह क़यादत न कर सके। सुल्तान बमुश्किल घोड़े पर सवार तो हो गए मगर उनके हाथ कांप रहे थे, जिसकी वजह से वो लगाम को सही तरीके से न थाम सके। नाज़रीन, सुल्तान के उमरा ये देखकर उन्हें एक महफूज जगह पर ले गए और ख्वारिज़मी लश्कर के कुछ सिपाही सुल्तान की किनारा कशी की वजह ना समझ सके और इस गलत फहमी में मुब्तला हो गए कि सुल्तान मैदान जंग से फरार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सिपाहियों की हिम्मत जवाब दे गई और वो मैदान जंग से फरार हो गए। नाज़रीन, रुकनुद्दीन अर्जन अल रूमी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी सब सिपाही जो पीछे रह गए थे उन सब को कत्ल कर दिया गया। इस शिकस्त के बाइस ख्वारिज़मी फौज बिल्कुल टूट फूट कर शिकार हो गई।
यासी चमन के मकाम से सुल्तान जलालुद्दीन सिर्फ 7 सिपाहियों के साथ खिलात की तरफ रवाना हुए और रास्ते में उनका गुजर मलाज किर्द से हुआ, जहां वजीर आजम ने शहर का मुहासरा किया हुआ था। नाज़रीन, शहर फतह होने के करीब था कि सुल्तान ने वजीर आजम को मुहासरा तर्क करके अपने साथ चलने का हुक्म दिया। खिलात पहुंचकर सुल्तान जलालुद्दीन ने वहां ठहरने की बजाय अज़रबैजान का रुख किया। इस दौरान सुल्तान ने वजीर आजम को सकमन आबाद के इलाके छोड़ा और खुद खफीज चले गए। दूसरी तरफ अल-मुल्कुल अशरफ की फौज ने पेश कदमी करके खिलात पर कब्जा कर लिया। वजीर आजम शरफुल मुल्क की गद्दारी का अंजाम क्या हुआ? मुसलमान हुक्मरानों ने सुल्तान की मदद करने से क्यों इनकार कर दिया और सुल्तान जलालुद्दीन का इंतकाल कैसे हुआ? इन सब सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे लेकिन इस वीडियो के पार्ट 5 में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।